हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 क्लियरिंग सेटलमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 3 तक मैंने आपको यहाँ पे क्लोज आउट, प्राइस फॉर डिलीटेड सिक्योरिटीज तक सारा समझा दिया था। आई होप अपने अच्छे से तीनों पार्ट कवर करे होंगे और आप ये पार्ट 4 देख रहे हैं। तो आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? हमें स्टार्ट करना है डिलीटेड सिक्योरिटी ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ एडिशनल कॉल मनी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें बोला है कि जब हमारी सिक्योरिटीज क्या हो जाए, हमारे स्टॉक से यहाँ पे डिलीट हो जाए। सो डिलीटेड सिक्योरिटीज को किस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सचेंज में डील करते हैं, तो उनका क्या प्रोसेस रहता है वो पढ़ना है। फर्स्ट दिया है, इन केस ऑफ सिक्योरिटी फॉर विच ट्रेडिंग हैज बीन डिसकंटिन्यूड ऑन द एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ एडिशनल कॉल मनी, डिलीटेड सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी वेयर द रिस्पेक्टिव कॉल मनी हैज बीन पेड, न्यू सिक्योरिटी विल बी कंसीडर्ड टू अराइव एट द क्लोजिंग प्राइस। देखो, अगर हमारी सिक्योरिटी क्या है, जो हमारे एक्सचेंज पर ट्रेड होनी क्या हो गई, डिसकंटिन्यू हो गया, यानी कि अब वो डिलीट हो गई है, अब वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पर वो सिक्योरिटी ट्रेड नहीं करती है। तो अब क्या होगा, अब हमें उसको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे जब क्या होगा कि एक सिक्योरिटी है जो एक्सचेंज से डिलीट हो गई है और उसकी पेमेंट जब हम कर रहे हैं, तो तब उस सिक्योरिटी की जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी एक न्यू सिक्योरिटी हो जाएगी। और उसकी पेमेंट क्या होगी, जो उसका क्लोजिंग प्राइस था जब वो एक्सचेंज में एग्जिस्ट करती थी, वो जो उसकी क्लोजिंग प्राइस है वही क्या हो जाएगी, उसकी वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसपे वो ट्रेड हो जाएगी। सेकंड दिया इसका, कंपनी ऑब्जेक्शन रिसीव्ड इन द डिलीटेड सिक्योरिटी विल बी रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन द न्यू सिक्योरिटी सिंबल सीरीज इन केस द न्यू सिक्योरिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर द रीजन ऑफ सच सिक्योरिटी नॉट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर trading on the exchange, trading being discontinued on the exchange company, objection will be required to be reported in the deleted security and closing price for such deleted securities will be 20% over the official closing price of the last trade day on the deleted security of the exchange। सेकेंड पार्ट में मैंने समझाया कि जो हमारी कंपनी ऑब्जेक्शन है, कंपनी ऑब्जेक्शन क्या मैंने पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि अगर आपने सिग्नेचर गलत कर दिया, आपकी रिपोर्ट गलत होती है, तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो कंपनी ऑब्जेक्शन के दौरान क्या होता है, अगर आपकी कोई सिक्योरिटी डिलीट हो गई तो क्या होगा, हमें जो न्यू सिक्योरिटी मिलेगी इस डिलीटेड सिक्योरिटी की जगह हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। इन केस द न्यू सिक्योरिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर द रीजन ऑफ सच सिक्योरिटी नॉट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर ट्रेडिंग ऑन द एक्सचेंज, यानी कि अगर हमारी पहले वाली सिक्योरिटी डिलीट हो गई एक्सचेंज से और दूसरी सिक्योरिटी अभी तक हमें इंट्रोड्यूस नहीं करी गई, तो तब तक हम क्या करेंगे, ट्रेड को परफॉर्म नहीं करेंगे अपने एक्सचेंज में। और यहाँ पे दूसरी बात हमें समझाइए कि जब हम न्यू सिक्योरिटी को ट्रेड करते हैं तो क्या होता है, उसका जो सिक्योरिटी प्राइस होता है वो क्या होता है, 20% ओवर द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द लास्ट ट्रेडेड डे ऑफ द डिलीटेड सिक्योरिटी ऑन द एक्सचेंज, यानी कि जो पहले वाली जो सिक्योरिटी थी जो डिलीट हो गई है, उसका जो क्लोजिंग प्राइस था उसके ऊपर 20% मोर जो होगा हमारी न्यू सिक्योरिटी का प्राइस होगा। अब देखो यहाँ पर सेकंड टॉपिक क्या हमारा, डिलीटेड सिक्योरिटी ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रिडेम्पशन। यहाँ पे देखो पहला पॉइंट हमने समझा रखा है, इन केस ऑफ सिक्योरिटीज फॉर विच ट्रेडिंग हैज बीन डिसकंटिन्यूड ऑन द एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ रिडेम्पशन, डिलीटेड सिक्योरिटी, द सिक्योरिटी विद the new face value after redemption introduced for trading by the exchange, new security will be considered to arrive at the closing price। यानी कि जब क्या होता है, जब हम सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं और जो सिक्योरिटी हमारी डिसकंटिन्यू हो गई एक्सचेंज से, यानी कि वो क्या हो गया, डिलीट हो गई है, तो उसकी जगह पे जब हम दूसरी सिक्योरिटी को लाते हैं विद द न्यू फेस वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी जो फेस वैल्यू होगी वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जो पहली वाली थी उसका जो क्लोजिंग प्राइस था वही क्या होगा, हमारी न्यू सिक्योरिटी का वही वैल्यू होगी। सेकेंड पॉइंट यह है, company objection received in the deleted security will be required to be reported in the new security symbol series and member will be entitled to claim redemption amount as corporate benefit। अब देखो सेकंड पॉइंट में समझाया कि कंपनी ऑब्जेक्शन अगर हम अपनी डिलीटेड सिक्योरिटी में रिसीव करते हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी हमारी एक्सचेंज से क्या हो गई, डिलीट हो गई, अब अगर उस सिक्योरिटी में कोई कंपनी ऑब्जेक्शन था, यानी कि कुछ प्रॉब्लम थी, वो अच्छे से मतलब पास नहीं हो पाई, वो रिजेक्ट हो गई अगर वो हमारी सिक्योरिटी, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एक्सचेंज को रिपोर्ट करना पड़ेगा अपनी न्यू सिक्योरिटी की हेल्प से कि जो हमारी पहली सिक्योरिटी थी वो क्या हो गई है, वो डिलीटेड सिक्योरिटी और उसमें कंपनी ऑब्जेक्शन हमें रिसीव हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम न्यू सिक्योरिटी को क्या करते हैं, पहले से ही रिपोर्ट करके रखते हैं कि जो पहली सिक्योरिटी थी वो डिलीट हो गई है और अब उसमें क्या था, कंपनी ऑब्जेक्शन था, तो इसलिए न्यू सिक्योरिटी को हम पहले से ही रिपोर्ट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट यह है, इन केस द न्यू सिक्योरिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर द रीजन ऑफ सच सिक्योरिटीज not being introduced for trading on the exchange, trading being discontinued on the exchange on account of full redemption, company objection will be required to be
reported in the deleted security and closing price for such deleted security will be at 20% over the official closing price on the last traded day of the deleted security on the exchange। यानी कि जब क्या है, हमारी एक न्यू सिक्योरिटी है, पर अगर जैसे हमारी जो सिक्योरिटी थी वो डिलीट हो गई, पर अब क्या हुआ, हमारे पास न्यू सिक्योरिटी हमारे पास अब इस टाइम पे अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे, हम अपने एक्सचेंज को जो भी है इन्फॉर्म कर देंगे और उसे मतलब हम इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे पहले लाइन में दिया है, इन केस द न्यू सिक्योरिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर द रीजन ऑफ सच सिक्योरिटी नॉट बीइंग इंट्रोड्यूस फॉर द ट्रेडिंग ऑफ द एक्सचेंज। यानी कि अब क्या है, पहली सिक्योरिटी तो हमारी डिसकंटिन्यू हो गई, डिलीट हो गई, और दूसरे केस में हमारे पास न्यू सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, बट अभी वो इस वक्त हमारे पास क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी जो है पहले वाली डिलीट हो गई है, न्यू सिक्योरिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और हम जब उसे बाद में ट्रेड करेंगे तो जो न्यू सिक्योरिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, जो पहली वाली सिक्योरिटी थी उसका जो भी क्लोजिंग प्राइस था, है ना, उसके ऊपर 20% मोर हमारा क्या होगा, ऑफिशियल प्राइस होगा हमारी न्यू सिक्योरिटी के लिए, जो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे। तो ये तीनों पार्ट कंप्लीट हुए। अब यहाँ पे हमें दिया है related security on account of merger, amalgamation, hypha, scheme of restructuring। अब इसका पहला पॉइंट हमें दिया है, in case of security for which trading has been discontinued on the exchange on amount of merger, amalgamation, scheme of restructuring, deleted security, the security with which the deleted security is merged, amalgamate, hived off, restructured into new security will be considered to arrive at the closing price. The closing price for such deleted security will be the official closing price of the new security on the auction day prevalent on the exchange। ठीक है, पहले से इतना समझना, उसके बाद मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करती हूँ। इस पैराग्राफ में मैं यहाँ पे समझाया है कि अगर हमारी सिक्योरिटीज जो क्या हो गई एक्सचेंज से डिसकंटिन्यू हो गई हैं, तो अब अगर हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू सिक्योरिटीज यहाँ पे अलॉट कर रहे हैं, यानी कि जैसे पहले सिक्योरिटीज थी वो हमारी ट्रेड होती, बट अब क्या हो गई, वो ट्रेड से डिसकंटिन्यू हो गई, यानी कि एग्जीक्यूट हो गई। तो अब अगर वो सिक्योरिटीज, द सिक्योरिटीज विद विच द डिलीटेड सिक्योरिटीज मर्ज्ड, यानी कि अब वो जो डिलीटेड सिक्योरिटी थी उनके जगह पर जो न्यू सिक्योरिटीज आ रही हैं उनके साथ जो मर्ज हो रही हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, न्यू सिक्योरिटीज को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह क्या होगा, तो जो न्यू सिक्योरिटीज है उनका क्लोजिंग प्राइस, यानी कि उनकी जो वैल्यू होगी वो किस तरह से डिराइव होगी, जो पहली वाली सिक्योरिटी थी उसके क्लोजिंग प्राइस से जो हमारी न्यू सिक्योरिटीज है उनका प्राइस क्या होता है, अराइव होता है, उनका प्राइस डिटरमाइन होता है। तो क्लोजिंग प्राइस फॉर सच डिलीटेड सिक्योरिटी विल बी द ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस ऑफ द न्यू सिक्योरिटीज, यानी कि जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है डिलीटेड सिक्योरिटी का, वही क्या होता है, हमारे न्यू सिक्योरिटी का भी वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पे मैं वही समझा रखा है कि अगर क्या होगा, द क्लोजिंग प्राइस फॉर सच डिलीटेड सिक्योरिटी विल बी 20% ओवर द ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस ऑफ द लास्ट ट्रेडेड डे ऑन द डिलीटेड सिक्योरिटी ऑन द एक्सचेंज। देखो जैसे हमारी न्यू सिक्योरिटी आई डिलीटेड सिक्योरिटी की जगह पर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जो पहली वाली सिक्योरिटी थी उसकी 20% अबव वैल्यू जाके हमारी क्या होगी, न्यू सिक्योरिटी की होगी। अब यहाँ पे हम सेटलमेंट कैसे करते हैं, सो यहाँ पे हमें दिया है, in case where more than one security is being given by the company in lieu of the deleted security, the claim of company objection logged for such deleted security shall be settled as follow। अब जो हमारी न्यू सिक्योरिटीज हैं जिनको हम सेटल कर रहे हैं डिलीटेड सिक्योरिटी की जगह, तो उनको सेटल किस तरह से किया जाता है, ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे हम क्या करते हैं, सेटलमेंट परफॉर्म करते हैं। पहला दिया है, if such additional security are traded on the exchange in the ratio in which they have been issued by the company, यानी कि जो हमारी एडिशनल सिक्योरिटीज है, जो न्यू सिक्योरिटीज आई हैं, वो किस तरह से ट्रेड होंगी, जैसी पहली वाली जो सिक्योरिटी थी जिस रेशियो पे वो थी, उसी रेशियो पे हमारी जो न्यू एडिशनल सिक्योरिटीज है वही कंपनी क्या करता है, इशू करता है, सेम रेशियो पे उसे ट्रेड करता है। तो इस तरह से पहली क्या होती है, सेटलमेंट हमारी इस तरह से होती है। सेकंड दिया है, if any one or more of these additional securities are not traded on the stock exchange, no claim shall arise for such securities not traded। यानी कि अगर हमारी सिक्योरिटीज जो है, जो एडिशनल सिक्योरिटी है, उनमें से एक या फिर एक से ज्यादा सिक्योरिटी अगर ट्रेड नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, हम स्टॉक एक्सचेंज में क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी जो सिक्योरिटीज हैं वो ट्रेड नहीं हुई हैं। यानी कि जितने भी डिलीटेड सिक्योरिटीज की जगह पर न्यू सिक्योरिटीज आई हैं उन सभी को क्या करना पड़ता है, ट्रेड होना पड़ता है। अगर वो ट्रेड नहीं होंगी तो इसकी जगह पर हम कोई भी क्लेम अपना यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को नहीं दे सकते। थर्ड दिया है, if any one or more of these additional security are not traded on the exchange but traded on some other stock exchange, the relevant closing price of such securities shall be the closing price। ठीक है, वही दिया है मैं कि अगर हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे यहाँ पे हमारी न्यू सिक्योरिटीज ट्रेड नहीं हुई, पर अगर यही हमारी एडिशनल सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड ना होकर किसी और रेलेवेंट
एक्सचेंज पर ट्रेड होती हैं या ओवर द काउंटर जब क्या होती हैं ट्रेड होती हैं, तो क्या होगा, इनका प्राइस क्या होगा, वही सिमिलर क्लोजिंग प्राइस जो हमारी पहले सिक्योरिटी का था वही क्या हो जाएगा, इसका प्राइस हो जाएगा ऑन द रीजनल एक्सचेंज टू बी नोटिफाइड बाय द NSCCL। यानी कि हमें NSCCL को बताना पड़ेगा कि हम अपनी सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड ना कर करके रीजनल एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं, और इसका क्लोजिंग प्राइस जो है यानी कि पहले वाली का क्लोजिंग प्राइस न्यू सिक्योरिटी का ट्रेडिंग प्राइस हो जाता है। अब क्लोज आउट प्रोसीजर फॉर बॉन्ड्स, यानी कि बॉन्ड्स का जो क्लोज आउट प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, पहला में दिया है इन केस ऑफ फेलियर टू गिव डिलीवरी, नॉन रेक्टिफिकेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ बैड डिलीवरीज, रेक्टिफाइड रिप्लेस्ड बैड डिलीवरीज, subsequently reported as rebid auction, non-delivery and auction delivery reported as bad deliveries, closing out price will be the highest rate prevailing on the exchange from the first day of the relevant trading period till the day of closing out of 5% over the official closing price on the auction day, whichever is higher। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला है कि इन केस ऑफ फेलियर टू गिव डिलीवरी, यानी कि जब हमारा कौन सा केस आ जाए, फेलियर वाला केस आ जाए, फेलियर वाला केस और बैड डिलीवरी वाला केस दोनों ही केसेस क्या हमारे अलग है। तो फेलियर वाले केस में फिर नॉन रेक्टिफिकेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ बैड डिलीवरीज, रेक्टिफाइड रिप्लेस, यानी कि जितने भी केसेस ऊपर दिए हैं इन सब केसेस में अगर हमारी सिक्योरिटी ट्रेड नहीं होती तो हम क्या करते हैं, ऑक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्राइस है, जो वैल्यू है वो किस तरह से डिसाइड होती है, या तो जो क्लोजिंग प्राइस है सिक्योरिटी का वो क्लोजिंग प्राइस, या फिर उसका 5%, यानी कि जैसे हमने कहा था ना फर्स्ट डे से लेकर के जो हमारा ट्रेडिंग का जो लास्ट डे होता है इसके बीच में जो ट्रेडिंग पीरियड है इसमें जो प्राइस बनता है हमारी सिक्योरिटी का, या फिर जो उसका क्लोजिंग प्राइस होता है उनमें से जो भी हमारा हायर होगा, यानी कि जो उन दोनों के फर्स्ट डे और लास्ट डे के बीच में जो भी हमारा वैल्यू बनी उसके ऊपर 5% ज्यादा, या फिर जो हमारा जो क्लोजिंग प्राइस था इन दोनों में से जो भी हायर प्राइस होता है वही हम सिक्योरिटी की वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं कि यही अब इसका प्राइस है। सेकेंड पार्ट दिया इसमें कि in case of non-rectification, replacement of company objection and rectified replaced company objection reported as bad delivery, closing price will be 5% over the official closing price on the auction day। यानी कि अब क्या है, अगर हमारी बैड डिलीवरीज होती है हमारी सिक्योरिटीज की तो क्या होगा, जो क्लोजिंग प्राइस था उस सिक्योरिटी का उसके ऊपर 5% और ऐड करके जो हमारा ऑक्शन डे वाले दिन है, जो हमारी सिक्योरिटी बैड डिलीवरी थी तो ऑक्शन डे वाले दिन क्या होगा, जो क्लोजिंग प्राइस था, एक्चुअल क्लोजिंग प्राइस था उसके ऊपर 5% और ऐड करके हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी को ट्रेड कर देते हैं। तो अभी हमारी सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड डिलीटेड सिक्योरिटी या फिर जो हमारी नॉर्मल सिक्योरिटी ट्रेड होती है उन सबके लेकर हमारे सारे टॉपिक क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें पढ़ना है व्हाट आर द रिस्क इन सेटलमेंट। सेटलमेंट करते वक्त कौन कौन से रिस्क, कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें मेजर जो दो काइंड के रिस्क यहाँ पे दिए हैं, पहला दिया है काउंटर पार्टी रिस्क और दूसरा दिया है सिस्टम रिस्क। तो हम फटाफट से पढ़ लेते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। मैं बहुत ज्यादा रीड आउट करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सीधा सीधा आपको बताते चलूंगी इन सारे पॉइंट्स में क्या लिखा है ताकि आप लोगों का भी टाइम बच जाए, और जो मेन पॉइंट्स हैं जो भी आपकी मतलब बुलेट पॉइंट्स में मैं आपको सारा ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो देखो काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, दिस अराइज इफ पार्टी डू नॉट डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशन फुल्ली व्हेन ड्यू or at any time thereafter. This has two components, namely replacement cost risk prior to settlement and principal risk during settlement। यानी कि काउंटर पार्टी रिस्क क्या है कि यहाँ पे हम जब ट्रेडिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या हो, एक ऐसा रिस्क अराइज हो जाए कि जो हमारी पार्टी है वो क्या हो जाए कि मतलब सेटलमेंट करने को तैयारी ना हो, या फिर वो सामने से सेटलमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो वो हमारा कौन सा रिस्क होता है, काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क में भी हमारे पास क्या है, दो तरह के रिस्क हैं जो यहाँ पे हमें पहला वाला दिया है रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिस्क और दूसरा वाला दिया है प्रिंसिपल रिस्क ड्यूरिंग सेटलमेंट। तो इन दोनों को हम समझ लेते हैं। पहला दिया है द रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिस्क अराइज फ्रॉम द फेलियर ऑफ वन ऑफ द पार्टीज टू ट्रांजैक्ट। यानी कि हमारे पास दो पार्टीज होती हैं, एक जो सिक्योरिटीज बेचेगी, दूसरी जो सिक्योरिटीज खरीदेगी। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिस्क में कौन सा फेलियर होता है कि अगर हमारी सामने वाली पार्टी जो है वो ट्रांजेक्शन करने से ही मना कर दे तो वो क्या होता है, हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट रिस्क होता है। और इसका सेकंड पार्ट दिया है व्हाइल द नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी ट्राइज टू रिप्लेस द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन एट सर्टेन प्राइसेस, he loses the profit that has occurred on the transaction between the date of original transaction and date of replacement transaction. The seller, buyer of the security loses this unrealized profit if the current price is below above the transaction price. Both the parties encounter this risk as price are uncertain. It has been reduced by reducing time gap between transaction and settlement and by legal binding netting system। यानी कि अब अगर क्या हो, हमारी दोनों पार्टीज हैं, उन्होंने मतलब सेटलमेंट करी, उन्होंने पहले एग्री
कर दिया कि हाँ हम सिक्योरिटीज को जो डील करेंगे आपस में, और इस डेट पर हम क्या कर देंगे, अपनी सिक्योरिटीज को फाइनली कंप्लीट कर देंगे, एक्सचेंज में हम ट्रेड कर देंगे। और सोचो आज अपनी सिक्योरिटीज को डील करने के लिए हमने बोला कि हाँ आज हमने एग्री किया दोनों पार्टीज ने कि हम अपनी सिक्योरिटी को ट्रेड करेंगे, और हमने टाइम दे दिया फॉर एग्जांपल 1 महीने के बाद हम इस सिक्योरिटीज को कंप्लीटली ट्रेड कर देंगे। पर इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आती है कि जब क्या होता है टाइम बढ़ जाता है तो सिक्योरिटीज के प्राइसेस भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आज महंगाई कुछ और है, आगे चल के कुछ और होगी, और आज से कुछ टाइम पहले जो महंगाई थी वो कुछ और थी, तो इसके दौरान जो सिक्योरिटीज का जो प्राइस है वो भी चेंज होते रहते हैं। तो ये कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो गई कि जब हम क्या करता है पार्टीज, दोनों पार्टीज के बीच में थोड़ा सा टाइम गैप बढ़ जाता है, या फिर वो थोड़ा सा लेट अपने ट्रांजेक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उनकी जो सिक्योरिटीज का जो पोटेंशियल था वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है। यानी कि उन्होंने सिक्योरिटीज ये सोचकर खरीदी थी कि मैं, सामने वाला सोचता है कि मैं थोड़ा सस्ते में खरीद लेता हूँ, और जो बेच रहा होता है वो सोचता है कि हाँ मैंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया और मैंने ये सिक्योरिटी बेच दी। पर कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, महंगाई चेंज हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है या कम हो जाता है, जो भी है, मतलब अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो उनका एक एक प्रॉफिट है ना वो चेंज हो जाता है। तो इस सिक्योरिटी, ये जो प्रॉब्लम है सिक्योरिटीज के बीच में, इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं, कि हम क्या करें, उनका बीच का टाइम पीरियड ही बहुत कम कर दें कि आपको सिक्योरिटीज डील करनी है पर बहुत ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज का जो ये जो प्रॉब्लम है बीच की, उसको हम कम कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट दिया है, द प्रिंसिपल रिस्क अराइज इफ अ पार्टी डिस्चार्ज इज ऑब्लिगेशन बट द काउंटर पार्टी डिफॉल्ट्स द सेलर बायर ऑफ द सिक्योरिटी। अब देखो पूरा पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ने वाली, आपको ऐसे ही समझा देती हूँ कि थर्ड पॉइंट में हमें यहाँ पे समझाया है, यहाँ पे हमें थर्ड पॉइंट में क्या समझा रखा है, यहाँ पे समझाया कि अगर हमारा प्रिंसिपल रिस्क किस तरह से अराइज होता है। देखो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में यह समझाया है कि जो सेलर और बायर है जब सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं तो उसके दौरान क्या होता है, कुछ तरह के रिस्क आते हैं। अब यहाँ पे ये वाला कौन सा रिस्क है कि यहाँ पे अगर हमने सिक्योरिटीज को सेल कर दिया बट क्या गारंटी है कि सामने वाला हमें उसकी वैल्यू जो है, जो भी सिक्योरिटीज है उसके पैसे, उसकी फंड हमें प्रोवाइड कर देगा। तो दिस रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड बाय डिलीवरी वर्सेस पेमेंट मैकेनिज्म। यानी कि अगर आप पहले टाइम से पहले आप सिक्योरिटी दे दो, है ना, अब ऑनलाइन ट्रेड हो रहा है, अब आपने अपनी सिक्योरिटीज तो दे दी पर उसके पैसे वहां से नहीं आए, तो प्रॉब्लम हो गई। हाँ, अब आपको फिर कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी, आपको 10 तरह के चक्करों में पड़ना पड़ेगा, तो इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाए बात करें। तो इस तरह के रिस्क, इस तरह की प्रॉब्लम ना अराइज हो, इसलिए क्या करना है, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट मैकेनिज्म यहाँ पे हमारा NSCCL क्या करता है, हमारे लिए लाके रखता है कि जो भी सिक्योरिटीज हैं जब उन्होंने क्या करें, डिलीवर करें, तो उसी के साथ साथ हमें पेमेंट उसकी हो जाए। और ये क्या होता है, लिक्विड रिस्क जो है विच अराइज इफ वन पार्टी टू ट्रांजैक्ट डज नॉट सेटल ऑन द सेटलमेंट डेट बट लेटर। यानी कि ये क्या है, लिक्विडिटी रिस्क है। यानी कि लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, जो हमारा कैश फ्लो होता है उसको लेकर के, कि सामने वाली पार्टीज आपस में ट्रेड कर रही है और एक पार्टी ने क्या किया, ट्रांजेक्शन जो है उसकी सेटल नहीं हुई ऑन द सेटलमेंट डेट, यानी कि जिस डेट को उसकी सेटलमेंट होनी थी उस डेट पे वो सेटलमेंट नहीं हुई। तो ये सारी पार्टीज हम ये सारे रिस्क हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट मैकेनिज्म के थ्रू। अब देखो यहाँ पे हमने दूसरा दिया है सिस्टम रिस्क। तो पहला वाला रिस्क हमने पढ़ लिया, दूसरा है हमारा सिस्टम रिस्क। इसमें क्या होता है, दिस कंप्राइजेस ऑफ ऑपरेशनल, लीगल एंड सिस्टमैटिक रिस्क। द ऑपरेशनल रिस्क अराइज फ्रॉम द पॉसिबल ऑपरेशनल फेलियर सच एज एरर, फ्रॉड, आउटेजेस एक्सेट्रा। द लीगल रिस्क अराइज इफ द लॉज और रेगुलेशंस डू नॉट सपोर्ट द एनफोर्समेंट ऑफ द सेटलमेंट ऑब्लिगेशन or are uncertain. Systematic risk arises when failure of one of the party to discharge his obligation led to failure by other parties. यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क में क्या हो रहा है कि यहाँ पे लीगल, ऑपरेशनल और सिस्टमैटिक रिस्क में क्या कॉम्प्रोमाइज करना है कि जहाँ पे जो दोनों पार्टीज क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके बीच में कुछ एरर आ जाए, कुछ फ्रॉड हम यहाँ पे परफॉर्म कर ले या कुछ आउटेजेस आ जाए, तो क्या होगा, वो हमें अपने सिस्टम रिस्क में आएगा। यानी कि जब हम अपने सेटलमेंट्स को कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके दौरान क्या हो जाए, सामने वाली पार्टी परफॉर्म करने के लिए मना कर दे या फिर वो ट्रेड करने से ही मना कर दे, तो ये सब क्या हमारे फेलियर हैं जो दूसरी पार्टी पे भी डिपेंड करते हैं। तो ये हमारा कौन सा होता है, सिस्टम रिस्क होता है। These risks have been contained by enforcement of an elaborate margining and capital adequacy standard to secure market integrity, settlement guarantee funds to provide counterparty guarantee, legal backing for settlement activity and business continuity plan etc. यानी कि ये जो दोनों रिस्क हैं हम किस तरह से हम कर सकते हैं, जो हम क्या करें, हम इन्वेस्टर्स को क्या करें, एक
गारंटी प्रोवाइड करें, एक लीगल बैकिंग यानी कि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं ताकि इस तरह के जो रिस्क है वो कम से कम परफॉर्म हो और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके संग कोई भी फ्रॉड ना हो। अब देखो रिस्क मैनेज करने का कौन सा तरीका होता है, यानी कि किस तरह से हमारी जो NSCCL है वो रिस्क को मैनेज करती है। तो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड सेटलमेंट, अपनी सिक्योरिटीज की सेटलमेंट और ट्रेडिंग करते वक्त जो रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम है वो किस तरह से परफॉर्म करता है। A sound risk management system is integral to prerequisite for an efficient clearing and settlement system. The National Security Clearing Corporation Limited (NSCCL), a wholly owned subsidiary of NSE, was incorporated in August 1995 and commenced clearing operational in April 1996. NSCCL ensured that trading member obligations are commensurate with their net worth and has put in place a comprehensive risk management system which is constantly monitored and upgraded to preempt market failure. The risk management measure are discussed below. देखो जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट एंड सेटलमेंट है वो किस तरह से परफॉर्म होता है कि जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है यानी कि किस तरह से जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसके दौरान कुछ कुछ रिस्क होता है इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी हमारे क्लाइंट है जो ट्रेड परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा NSCCL है वो क्या करता है, NSCCL हमारा NSE की एक सब्सिडरी है यानी कि उसी के लिए काम करती है जो अगस्त में यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब देखो मैं ये सब नहीं बता रही हूँ कब आई कब ये एस्टेब्लिश हुई, ये सब नहीं, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि NSCCL क्या करती है, वो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से मतलब ध्यान रखती है कि जब भी हम सेटलमेंट्स करा रहे हैं दो क्लाइंट्स के बीच में तो वो क्या हो, द नेट वर्थ हैज पुट इन अ प्लेस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम विच इज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड एंड अपग्रेडेड टू प्रीएम्प्ट मार्केट फेलियर्स। यानी कि जो हमारे NSCCL में हमने पहले ही पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, जितने भी मार्केट में रिस्क हैं उन सबको पहले से ही देख के रखती है, जो भी हमारे फेलियर्स होने वाले हैं है ना उन सबको भी देख के रखती है। तो NSCCL क्या करती है, पहले से ही ध्यान रखती है जो भी हमारी सिक्योरिटीज है जब वो ट्रेड हो तो एक ऐसे ट्रेडिंग मेंबर से, ऐसे क्लियरिंग मेंबर से ट्रेड करवाया जाए, मतलब ट्रेडिंग परफॉर्म करवाई जाए कि वो उस ट्रेड को सही से परफॉर्म कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अब एक इंसान है जिसकी नेटवर्थ क्या है 10,000 रुपये, ज्यादा कम बोल दिया मैंने। अब जो लोग मान लो उसकी नेटवर्थ क्या है 1 करोड़ रुपए, ट्रेडिंग हम उससे करवा रहे हैं 2 करोड़ की, तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इतना फंड ही नहीं है कि वो सिक्योरिटी को परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे मैंने NSCCL करती है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखती है कि जो जिसके पास जितने फंड है, जो जिसके लिए ऑब्लिगेट है वही उस सिक्योरिटी को परफॉर्म करे, उस ट्रेडिंग को परफॉर्म करे। अब देखो यहाँ पे सिक्योरिटीज के रिलेटेड जो भी रिस्क हैं उन सबको भी हमारी NSCCL पहले से ही क्या करती रहती है, प्रीएम्प्ट मार्केट फेलियर्स, यानी कि पहले से ही उन सबको मॉनिटर करके रखती है और उन सब पे ध्यान देती रहती है कि इनको किस तरह से परफॉर्म कराना है। तो पहला यहाँ पे मैं क्या दिया, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट। द ट्रेडिंग मेंबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड लिक्विड एसेट व्हिच एडिक्वेटली कवर वेरियस मार्जिन एंड मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। लिक्विड एसेट ऑफ द मेंबर इंक्लूड देयर इनिशियल मेंबरशिप डिपॉजिट इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी डिपॉजिट। मेंबर में प्रोवाइड एडिशनल कोलेटरल डिपॉजिट टुवर्ड्स लिक्विड ओवर एंड अबव देयर मिनिमम मेंबरशिप डिपॉजिट रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो भी हम सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग जो हम करते हैं तो जो भी सिक्योरिटीज की ट्रेड हो रही है तो उसके दौरान क्या होना चाहिए, हमारे पास लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, यानी कि हम कैश फ्लो इजीली करना हमें आना चाहिए, यानी कि हमारे पास इतना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए कि हम सही तरीके से क्या कर सके, ट्रेड परफॉर्म कर सके। तो वही यहाँ पे बात कर रही है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारे पास होनी चाहिए ताकि जो मार्जिन हमने सेट करे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सिक्योरिटी जो है वो 1 लाख की है 10 लाख की है तो उसकी एक मिनिमम मार्जिन होती है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो वो मिनिमम कैपिटल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उस वेरियस जो अलग अलग मार्जिन है कवर कर सके और आप अपने सिक्योरिटीज को सही से ट्रेड करवा सके और अपनी सिक्योरिटीज को डिपॉजिट भी करा सके। तो ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, द एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स लिक्विड एसेट एंड द एप्लीकेबल हेयर कट्स आर लिस्टेड बिलो। तो पहला क्या दिया है, कैश इक्विवेलेंट, cash, bank fixed deposit from approved bank, bank guarantees from approved bank and government securities with 10% haircut, units of liquid mutual funds और government security mutual funds with 10% haircut। यानी कि जब हम सिक्योरिटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रेडिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पहले कहती हूँ कैश इक्विवेलेंट, यानी किस तरह से हमने सिक्योरिटीज को कितना हमारे पास फंड होना चाहिए और किस किस सिक्योरिटीज को हम इजीली ट्रेड करा सकते हैं। तो जो हमारे पास कैश है, बैंक के साथ जो हमारे डिपॉजिट फिक्स्ड है, बैंक कोई ऐसा वैसा बैंक नहीं होना चाहिए कि ये कोई जोड़ा छाप बैंक आप लेके आ गए हो, वो एक ओरिजिनल, एक रजिस्टर्ड, एक अप्रूव्ड बैंक होना चाहिए। तो उस इनमें जो भी हमारी सिक्योरिटीज है वो इजीली परफॉर्म, मतलब जो ट्रेड है वो इजीली परफॉर्म हो जाता है। दूसरा दिया अदर लिक्विड एसेट्स, यानी कि लिक्विड एसेट्स क्या है, यहाँ पे हमारे जो इजीली जो हमें पैसे मतलब कैश फ्लो करके देते हैं। पहला दिया लिक्विड ग्रुप 1 इक्विटी शेयर्स इन डीमैट फॉर्म एज स्पेसिफाइड बाय NSCCL फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिपॉजिट विद अप्रूव्ड कस्टोडियन, हेयर कट्स अप्लाइड आर इक्विवेलेंट टू द वेयर मार्जिन फॉर द रिस्पेक्टिव सिक्योरिटीज। यानी कि अब
देखो जब हम सिक्योरिटीज, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की बात चल रही है, जब हम सिक्योरिटीज को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड करवा रहे हैं, तो हमारे पास लिक्विड सिक्योरिटीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रिजिड है, उसको ट्रेड करने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, नहीं। अगर हम इजीली चाहें सिक्योरिटीज को ट्रेड कर सकते हैं, इजीली उन सिक्योरिटीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कैश में, तो इस तरह की लिक्विड सिक्योरिटीज यानी कि इक्विटी शेयर्स हमारे डिमैट अकाउंट में डिमैट फॉर्म में होने चाहिए, ताकि NSCCL के दौरान जब वो टाइम टू टाइम जब भी हम ट्रेडिंग करें, या फिर जो हमारी जो सिक्योरिटीज है वो कस्टोडियन से तो अप्रूव्ड होनी चाहिए, डिपॉजिट होनी चाहिए हमारे डिपॉजिटरी में, ताकि इजीली हम उन्हें क्या कर सके, वेयर मार्जिन पर हमें परफॉर्म कर सके। दूसरा दिया है म्यूचुअल फंड यूनिट अदर देन दोज लिस्टेड अंडर कैश इक्विवेलेंट डिसाइडेड बाय NSCCL फ्रॉम टाइम टू टाइम हेयर कट इक्विवेलेंट टू द वेयर मार्जिन फॉर यूनिट कंप्यूटेड यूजिंग द traded price is available, or if using the name of the unit treating it is एज अ लिक्विड सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारे म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स हैं, यानी कि जो हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उसमें, और जो हमारी अलग अलग लिक्विड लिस्टेड अंडर कैश सिक्योरिटीज होती हैं, उनमें भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड परफॉर्म करवा सकते हैं, और इनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इजीली परफॉर्म हो जाता है। थर्ड दिया कॉर्पोरेट बॉन्ड इज डिमैट फॉर्म एज डिसाइडेड बाय NSCCL फ्रॉम टाइम टू टाइम विद हेयर कट एज स्पेसिफाइड बाय NSCCL, यानी कि जो हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट यानी कि जो कंपनी से जो हम बॉन्ड्स बना के रखते हैं, उनको भी हम कर सकते हैं इजीली NSCCL के हेल्प से उन्हें हम इजीली रिस्क मैनेज करवा सकते हैं उनका। अब देखो यहाँ पे मार्जिन की बात कर रहे थे कि ये हमें मार्जिन, जो वेयर मार्जिन, ये सब मार्जिन, तो मार्जिन एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, तो मार्जिन होती क्या है उसे पढ़ लेते हैं। सो व्हाट आर मार्जिन? Margin form a key part of the risk management system. In the stock market, there is always an uncertainty in the movement of share prices. This uncertainty leads to risk which is addressed by margining system of stock market. तो मार्जिन को हम किस तरह से समझ सकते हैं कि मार्जिन हमारी एक ऐसी वैल्यू होती है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट के दौरान में जब हम सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं, तो जरूरी तो नहीं है ना कि हमने सोचा था कि सिक्योरिटीज, ये सिक्योरिटी को मैं 1 लाख में खरीद लूंगी, ये खरीद लूंगा और मेरे को वो 1 लाख में ही मिल जाएगी, क्या पता कुछ टाइम के बाद प्राइस बढ़ जाए या फिर कुछ टाइम के बाद प्राइस कम हो जाए। तो मार्जिन एक पर्टिकुलर हम एक वैल्यू सेट कर देते हैं, परसेंटेज होती है कि इतना लॉस मिनिमम हम इतना तक हम झेल सकते हैं, तो वो मार्जिन हमारी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, जिसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि समझो कि एक इन्वेस्टर है जिसको 1000 शेयर खरीदने हैं XYZ कंपनी के, और एक शेयर 100 रुपए का है, तो यानी कि टोटल रुपए कितने हो गए इसके, 1 लाख रुपए, क्योंकि जो हम पैसे निकालेंगे वो शेयर्स इनटू उनका जो प्राइस है उससे निकालता है मल्टीप्लाई करके, तो 1000 शेयर, एक शेयर 100 रुपए का, टोटल पैसे आपको कितने देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए जब आप पे करोगे तो आप उन शेयर्स को, XYZ कंपनी के शेयर्स को आप खरीद सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या दिया, जनवरी 1, 2008 को आपने क्या किया कि आपने सोचा कि हाँ आप क्या करोगे, इन शेयर्स को खरीदोगे एक, और फिर यहाँ पर मैं दिया है on or before January 2, 2008 broker in turn has to give this money on stock exchange on January 3। अच्छा ठीक है, आपने पहले क्या सोचा कि हाँ आप ये शेयर्स खरीद लोगे। अच्छा देखो मैं पूरा एग्जांपल पढ़ूंगी नहीं, आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि मार्जिन होता क्या है हमारे लिए। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है कि जैसे अब मार्जिन क्या होगा, देखो फॉर एग्जांपल कि मार्जिन क्या है, जैसे अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम एक छोटी सी, अगर हम ट्यूशन पढ़ाना भी स्टार्ट करते हैं ना, तो भी हम क्या करते हैं, एडवांस पेमेंट पहले ही लेके रख लेते हैं कि आप हमें एडवांस फीस दे दो, अपने स्टूडेंट की, जो भी आपका बच्चा है आप उसकी एडवांस फीस दे दो, ताकि आपका बच्चा अगर पढ़ के चला जाए तो ऐसा ना हो कि वो पैसे दिए बिना ही चला जाए, यानी कि एडवांस तो हर जगह ही चलता है। तो सिमिलरली जब स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे भी क्या होता है, आपसे थोड़ा सा एडिशनल मनी आपसे ले लिया जाता है एज एन एडवांस फॉर बाइंग द शेयर्स। इन्वेस्टर इज रिक्वायर्ड टू पे अ पोर्शन ऑफ टोटल अमाउंट। फॉर एग्जांपल आपकी टोटल अमाउंट क्या है, 1 लाख रुपए, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट वाले एक इनिशियल टोकन पेमेंट आपसे ले लेंगे, थोड़ी सी अमाउंट ले लेंगे, कुछ परसेंटेज आपको बता देते हैं, वो आपको पे करना पड़ता है, तो वही क्या होता है, हमारा मार्जिन होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में मार्जिन क्या दिया, 15% का मार्जिन दिया है कि एक इन्वेस्टर है जिसका टोटल पैसा क्या है, 1 लाख रुपए में वो बेच देगा अपने शेयर्स को सामने वाले इन्वेस्टर को। तो अब यहाँ पे उसकी मार्जिन परसेंटेज हमने क्या लिया, 15%, की 15% का मार्जिन है। अब यहाँ पे 15%, 1 लाख रुपए का 15% क्या हो गया, 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए हम क्या कर देंगे, पहले ही हम उसे पे कर देंगे। अब सोचो कि आज उसने क्या किया, 1 जनवरी को सुबह 11 बजे उसने जो है अपने शेयर्स जो थे इन्वेस्टर ने, मतलब वो ट्रेडिंग के लिए उन्हें डील उन्होंने फाइनल कर दी। पर क्या होता है, दिन खत्म होते होते वो जो शेयर्स थे उनका प्राइस गिर गया, 100 रुपए का था 25 रुपए प्राइस गिर गया, यानी कि अब उस एक शेयर का प्राइस क्या हो गया, 75 रुपए। तो यानी कि टोटल प्राइस अब जो पहले 1 लाख रुपए था, अब क्या हो गया, वो 75,000 रुपीज हो गया। तो यानी कि अब जो बायर और जो सेलर है, बायर तो बेच रहा है,
तो उसने तो डील फाइनल कर दी कि मैं 1 लाख में बेचूंगा, सामने वाले ने भी हाँ बोल दिया कि हाँ मैं 1 लाख में खरीद लूंगा। पर देखो हुआ क्या हुआ यहाँ पे ये कि अब प्राइस गिर गया, लेकिन डील फाइनल हो गई थी। तो अब जो 1 लाख रुपए में डील फाइनल होती है वो 1 लाख में ही हमें सेटल करनी पड़ेगी। यानी कि भले ही प्राइस 75,000 हो गया है, पर अब ट्रेड कितने पे होगा, 1 लाख रुपए पे। तो इसके दौरान क्या होता है, जो बायर है यानी कि जो खरीद रहा है उसको क्या करना पड़ता है, एक नोटेशनल लॉस यहाँ पे बियर करना पड़ता है, जो कि क्या हो गया, 1 लाख की चीज थी जो उसने खरीदनी थी, पर हो वो 75,000 की गई, तो 25,000 का तो लॉस आ गया ना। तो जो बायर है उसे क्या हो गया, 25,000 का लॉस हो गया। और इसी में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो बायर है उसने पहले ही क्या कर दिया था, 15,000 रुपए पे कर दिया था। तो नोटेशनल लॉस उसके लिए क्या हो गया, अब यहाँ पे 25,000 और 15,000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वही क्या हो जाएगा उसका नोटेशनल लॉस। यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा और बियर करना पड़ेगा, यानी कि मार्जिन तो 15% की थी, पर उसे थोड़ा सा और लॉस यहाँ पे नोटेशनल लॉस बियर करना पड़ा। पर अगर ये प्राइस कम ना होकर के बढ़ जाता तो यानी कि जो 75 हो गया, यानी कि 25 रुपए कम हो गए थे, पर अगर ये 25 रुपए बढ़ जाते तो क्या होता है, यहाँ पे वो 1,25,000 हो जाते, यानी कि अब वो 1 लाख रुपए की चीज 1,25,000 की हो गई। तो यानी कि अब जो बायर था उसे तो फायदा हो जाता, पर सेलर को यहाँ पे नुकसान हो जाता। तो मार्जिन क्या है, मार्जिन यहाँ पे इंश्योर करती है प्राइस ऑफ शेयर कीप मूविंग ऑन एवरी डे, on moving every day. Margin ensure that buyer bring money and seller bring shares to complete their obligation even though the price has moved down or up. यानी कि हमने मार्जिन में क्या किया था, थोड़ी सी पहले अमाउंट ले ली थी, पर अगर क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे प्राइस जो है वो चेंज हो गई, पर अगर सोचो कि ऐसा बीच में कोई मार्जिन हमने कोई पहले ही एडवांस ना दिया होता और सामने वाला मना कर देता कि अब मैं डील नहीं कर रहा क्योंकि 1 लाख की चीज थी, अब वो महंगी हो गई या फिर वो सस्ती हो गई, तो मैं क्यों खरीदूं, मैं तो ट्रेड परफॉर्म ही नहीं कर रहा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से ही मार्जिन या एज एन एडवांस थोड़ा सा अमाउंट लेके रखता है कि जो सेलर और बायर है वो अब अपनी बात से ना मुकरें, ट्रेड को इजीली परफॉर्म करें। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम इम्पोजिशन ऑफ मार्जिन। अब देखो हम इसे बस यहीं तक पढ़ेंगे, और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ न्यू लिस्टेड सिक्योरिटीज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक पढ़ लेते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ताकि फिर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे और आगे के वीडियोस मतलब ये आगे वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मार्जिन को इम्पोज किस तरह से करते हैं, तो पहला पॉइंट हमें दिया है, द सिक्योरिटी आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में सिक्योरिटी डिवाइडेड, जैसे टेबल में भी दे रखा है। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इनमें हमारी सिक्योरिटीज क्या होती है, डिवाइडेड रहती है। पहला दिया है, द स्टॉक विच हैव ट्रेडेड एटलीस्ट 80% ऑफ द डेज फॉर प्रीवियस 6 मंथ कॉन्स्टिट्यूटेड ग्रुप 1 लिक्विड सिक्योरिटीज एंड ग्रुप 2। देखो ग्रुप 1 क्या होती है, यहाँ पे मैं सीधा सीधा दे रखा है टेबल में, तो मैं शो कर देती हूँ। यानी कि जो 6 महीने हैं उनमें से 80% ऑफ द डे हमारी जो ट्रेड है वो अच्छे से परफॉर्म हुई है, तो वो क्या होता है, हमारे लिक्विड सिक्योरिटीज होती है ग्रुप 1 की। ग्रुप 2 में क्या होता है कि एटलीस्ट 80% ऑफ द डे यहाँ पे ट्रेड हुई है, पर इम्पैक्ट कॉस्ट क्या है उसका, मोर देन 1%। पहले वाले में क्या था, लेस देन 1%, यानी कि हम कह सकते हैं कि मतलब ट्रेड ज्यादा अच्छी हुई है और लॉसेस हमारे थोड़े से कम है, तो वो क्या होती है, पहला वाला हो जाएगा ग्रुप 1। ग्रुप 2 में क्या हुआ कि आपकी एटलीस्ट 80% डेज में आपकी ट्रेडिंग हुई है, पर जो इम्पैक्ट कॉस्ट है वो आपका 1% आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा हमें ज्यादा यहाँ पे बियर करना पड़ रहा है। इलिक्विड सिक्योरिटीज क्या होती है, ग्रुप 3 होती है, जो 80% डेज से कम सिक्योरिटीज उनकी ट्रेड हुई है और यहाँ पे उनका इम्पैक्ट कॉस्ट कुछ होता ही नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, ये पहला पॉइंट तो हमारा यही था, ये टेबल वाला। दूसरे में दिया है, अब देखो इम्पैक्ट कॉस्ट को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, इम्पैक्ट कॉस्ट रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजैक्शन इन अ गिवन स्टॉक फॉर अ स्पेसिफिक प्री डिफाइंड ऑर्डर साइज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बी पॉइंट हमें दिया था, इम्पैक्ट कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द 15th of each month on a rolling basis, considered the order book snapshot of previous 6 months on the basis of impact cost so calculated. The scripts are moved from one group to another from the first of the next month। यानी कि impact cost यहाँ पे कैलकुलेट हम किस तरह से करते हैं कि जो हमारा 15th ऑफ ईच मंथ होता है, यानी कि 15th डे ऑफ ईच मंथ होता है, 15वां दिन जो है हमारे हर मंथ का, उस पर हम यहाँ पे इम्पैक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह से हमारी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, किस तरह से ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म हो रही हैं। तो अब जो हमारा ये है, हमारा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ न्यूली सिक्योरिटी, तो ये हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप मैंने आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया वो सारा आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।